हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर ही दिया था। तो अब देखिए आगे, द एंट्रोपी सिग्मा ऑफ द सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू लॉग डेल्टा। ठीक है, जो सिस्टम है, किसी सिस्टम एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की कोई एंट्रोपी है सिग्मा, और उसको अगर हम स्टैटिस्टिकल की फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं तो वो है नीचे लिखा हुआ सिग्मा इज इक्वल टू लॉग डेल्टा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर डेल्टा इज द volume in phase space of n points corresponding to the energy range between E and E plus del E। यहाँ पर ये एक क्या है, वॉल्यूम इन फेज स्पेस है किसी n पॉइंट्स के लिए, और इसमें जो एनर्जी रेंज है वो है E प्लस डेल E। अब हम जानते हैं कि we know that change in entropy del sigma are independent of system of units used to measure del T. The dimension of delta are del x, del y, del z, del px, del py, del pz. So delta is equal to length मल्टीप्लाई मोमेंटम, और उसकी पावर लगा देंगे हम 3n, क्योंकि इसकी हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी की। एंट्रोपी सिग्मा हैज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने वो एक फॉर्मूला निकाला था पिछली क्लास में, S इज इक्वल टू एल एन ओमेगा, ऐसे कुछ था, तो वो इसी से निकाला था। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब बात करते हैं देखो आगे, कंसिडर ए सिस्टम मेड अप बाय टू टाइप ऑफ पार्टिकल एंड हैव टू पार्ट्स। किसी सिस्टम को हमने ऐसे बनाया है, टू टाइप के पार्टिकल्स लिए और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन पार्ट हैव ए काइंड ऑफ पार्टिकल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल आर n1, एंड इन अनदर पार्ट देयर आर n2 पार्टिकल्स ऑफ अदर काइंड। The total number of particles in whole system is given by n is equal to n1 plus n2. Let these two parts have value delta 1 and delta 2 in phase space, then the total volume of whole system. तो क्या निकलेगा यहाँ से, द डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या किया, लॉग ले लिया। जैसे हम लॉग लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, देखो लॉग डेल्टा इज इक्वल टू लॉग बाहर लिया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। देखो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई का लगा रखा है, बट ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस ही है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, लॉग डेल्टा 1 प्लस लॉग डेल्टा 2। ठीक है, आगे देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी से हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लॉग एम एन अगर डॉट में है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, और अगर एम डिवाइड बाई एन है तो उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, वी में say that the entropy sigma has the maximum value। क्या बोला, हम क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी सिग्मा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, when a system is equilibrium condition। जब कोई सिस्टम हमारा वो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो एंट्रोपी उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। The value of sigma for a system in equilibrium will depend on the following। जो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो किन किन चीज़ों के लिए फॉलो करती है, वो चीज़ें नीचे ही लिखी हुई है। देखो, द फर्स्ट है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, द एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, etc पे भी डिपेंड करती है।
तो देखो हमारा फर्स्ट हमने लिखा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए बस 4 हो गए। फर्स्ट है पढ़ेंगे हम उसमें से क्या, स्टैटिक। An ensemble is said to be equilibrium statistical if it obey the following two condition। ये बोलना चाहता है कि अगर कोई इंसैम्पल है, अगर हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल, वो कब होगा जब नीचे दी गई तो 2 कंडीशन है उनका क्या करता है, ओबे करता है। फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है किसी फेस पॉइंट पर, तो उसके जो वेरियस रीज़न हो गए फेस के, वो क्या होने चाहिए, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और सेकंड बोलता है कि जो एवरेज वैल्यू होगी किसी सिस्टम की, वो भी टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फेस पॉइंट, हमें कोई फेस पॉइंट मिलने के लिए, किसी प्रोबेबिलिटी के फेस पॉइंट के लिए, इन द वेरियस रीजन ऑफ फेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। Second, the average value for the property of the system in the ensemble should also be independent of time। तो देखो इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या निकलता है, द अपर टू कंडीशन में भी एक्सप्रेस, अगर उनको हम एक्सप्रेस करते हैं तो डेल रो डिवाइड बाई डेल टी, और इनके कांस्टेंट में है क्यू पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से ये क्लियर हो रहा है कि तो डेंसिटी रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एट ऑल पॉइंट इन द फेज स्पेस फॉर एन इक्विलिब्रियम टू लेट रो इज इक्वल टू, अगर हम मानते हैं रो अल्फा, हमने एक क्या है कांस्टेंट मान लिया है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, बोल सकते हैं एनर्जी। ठीक है, तो वेयर अल्फा सम प्रॉपर्टी say energy of the system which itself is the function of qi and qj pj। ठीक है, for any given system which would not change with time, अगर कोई हमें सिस्टम दिया हुआ है और उस सिस्टम में अगर हम टाइम के साथ उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, डी अल्फ़ा अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल अल्फ़ा अपॉन डेल क्यू आई डॉट प्लस, सॉरी ये जे है, क्यू जे डॉट प्लस डेल अल्फ़ा अपॉन डेल पी आई, और पी आई का डॉट इज इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पे हमने लगाई है जो हमारी क्लासिकल मैकेनिज्म में हमने पढ़ी थी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन, लाग्रांज इक्वेशन, तो ये सब कुछ वहीं से आया है, सिर्फ हमने कुछ पैरामीटर्स चेंज किए, बाकी है वही। ठीक है, तो देखो अब हम लगाएंगे यहाँ से लीवियस थ्योरम। लीवियस थ्योरम हमने सॉलिड में ही पढ़ी है, शायद हमारे इसी में आएगी आगे, तो उसको पढ़ना। ठीक है, मैं बताती हूँ आगे, शायद नेक्स्ट क्लास में या फिर जब भी आएगा तो बताते हैं। तो यहाँ से देखो डेल रो अपॉन डेल टी क्यू पी इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आई डेल रो अल्फ़ा अपॉन डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अल्फ़ा अपॉन डेल पी आई और पी आई डॉट। इक्वेशन नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं कि डेल रो अपॉन डेल क्यू आई, मतलब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेल रो अपॉन डेल क्यू आई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल रो अपॉन डेल अल्फ़ा और डेल अल्फ़ा अपॉन डेल क्यू, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, डेल अल्फ़ा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों में, क्यू आई के साथ भी और पी आई के साथ भी, यूजिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो वी गेट ये जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है, सॉरी उसको अगर हम इक्वेशन को 4th इक्वेशन में रख देते हैं, तो देखो डेल रो अपॉन डेल टी क्यू पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई डेल रो अपॉन डेल अल्फ़ा अपॉन डेल क्यू आई का डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल अल्फ़ा अपॉन डेल पी आई और पी आई का डॉट।
इज इक्वल टू समेशन ऑफ यहाँ से डेल रो अपॉन डेल अल्फा, हमने क्या किया, दोनों से कॉमन ले लिया। तो जो अंदर इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने लिखा था कि ये जो पूरी इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल होती है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इफ रो इज ए फंक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द ensemble which is independent of then the ensemble said to be in statistical equilibrium। देन हम क्या कह सकते हैं कि ये है जो है वो स्टेटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। सेकंड देखो, हम पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें भी क्या करेंगे, हम एंट्रोपी है किसी सिस्टम की उसको निकालेंगे और वो देखेंगे वो इन जो हम जो कंडीशन बता रहे हैं उन पे वो डिपेंड करती है, उनको फॉलो करती है या नहीं करती। ठीक है, फर्स्ट है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई पे डिपेंड करती है। सेकंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सिस्टम एन आई पे। एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड ईटीसी पे निर्भर करती है। ठीक है, तो हमने जो तीन चीज़ बताई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एनर्जी ई, एन आई क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एक्स आई यहाँ पे क्या हो गया एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड ईटीसी। नाउ इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेट अस कंसीडर, हमने क्या किया, एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिस्ट किया एस है और उसको टू पार्ट में इसको सेपरेट कर दिया सब सिस्टम में। ठीक है, S1 और S2 के, और बीच में हमने क्या लगा दी, इसमें वॉल लगा दी। ठीक है, इफ द कंडीशन ऑफ टू सबसिस्टम डज नॉट चेंज we say that the are in total thermal equilibrium. In thermal equilibrium, the entropy sigma of the system must be maximum with respect to small transfer of energy from first system to other from additive property of sigma. Sigma is equal to sigma 1 plus sigma 2, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड एनर्जी की जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, इक्वेशन नंबर 4। एंड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा E1 और E2 का क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है। तो डेल सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, आंशिक बोलते पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या होता है डी सिग्मा इज इक्वल डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल ई वन प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल ई टू इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है उससे हम क्या करेंगे, अगर उसका डेरिवेटिव लिखते हैं अगर हम, तो क्या होता है डेल ई इज इक्वल टू डेल E1 प्लस डेल E2 इज इक्वल टू 0। एंड ऐसे ही अगर ई जब ई इज इक्वल 0 है तो डेल ई इज इक्वल डेल E1 है वो डेल E2 माइनस के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 7। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 6 में जब पुट करते हैं तो हम देखते हैं डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल E1, डेल E1 का डॉट सॉरी डॉट नहीं है यहाँ पे, प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल E2 और माइनस डेल E1। यहाँ से हमने क्या किया, डेल E1 को कांस्टेंट कॉमन लिया और वैल्यू पुट करी, तो ये हमें पता चला कि ये इक्वल किसके होगा, 0 के। देखो डेल E1 है वो तो 0 के इक्वल नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पे डेल सिग्मा की वैल्यू हमने 0 रखी है। तो हमें क्या इक्वल करना पड़ेगा, डेल सिग्मा अपॉन डेल E1 माइनस डेल सिग्मा अपॉन डेल E2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि डेल सिग्मा अपॉन डेल E1 इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल E2। इफ वी डिफाइन ए क्वांटिटी टाउ बाय फॉलोइंग रिलेशन, क्या दिखाती है यहाँ पे जो डेल सिग्मा अपॉन डेल टाउ है वो 1 अपॉन टाउ के इक्वल होता है। ठीक, नंबर 8 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टाउ 1 है टाउ 2 है दोनों इक्वल होगा। टाउ इज द कॉल्ड स्टेटिस्टिकल टेम्परेचर, हैंस द कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम इज दैट द स्टेटिस्टिकल टेम्परेचर ऑफ द टू सब सिस्टम्स शुड बी इक्वल। एक नोट है देखो छोटा सा, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। स्टेटिस्टिकल टेम्परेचर टाउ इज रिलेटेड विथ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। क्या बोला हमने,
कि जितने भी स्टेटिस्टिकल टेम्परेचर टाउ होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होता है। टाउ इज इक्वल टू के टी, या बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है, तो वो क्या होगा, के यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। जो के कांस्टेंट है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 जूल प्रति के। ठीक है, अब देखो हमारी थर्ड जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसमें भी क्या होता है कि हम एक सिस्टम लेते हैं और उस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, S1 और S2, बीच में एक सेपरेशन के लिए क्या लगा देते हैं, वॉल लगा देते हैं। तो इसको क्या बोला हमने, टू इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम लेट सिस्टम एस कंसिस्ट टू सब सिस्टम S1 एंड S2। यहाँ पे क्या है, सेपरेटेड by a wall if the wall is allowed if the wall is allowed to move and also passes energy but does not pass particles, the volume v1 v2 of the two subsystems readjust so that sigma may be maximum। तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम। देखो यहाँ पे ये बोलना चाहता है टू एनर्जीज है हमारे पास E1 एंड E2, एंड वॉल्यूम भी क्या होगी, टू हो जाएगी V1 एंड V2। तो यहाँ पे जब हम एंट्रोपी निकालेंगे तो वो इन चार चीज़ों पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो हम इन चार चीज़ों को, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, तो उसमें क्या किया था हमने, उसमें लिए थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ni, एक्सटेंट एनर्जी E वो xi, और हमने साथ ही क्या लिया था, एनर्जी E। वैसे ही यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग E1 E2 V1 V2, इसका वही सेम टू सेम डेरिवेटिव किया है, डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल ई, पार्शियल डेरिवेटिव किया है इक्वेशन नंबर 2 में। फिर क्या किया है, इफ द सिस्टम इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम कौन से इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की जो हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी थर्ड इक्वेशन, वही सेम ये कंडीशन लिखी है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज से हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यूज है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या मिल जाएगा हमको, डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल V1, यानी E1 E2 वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, V1 और V2 वाली वैल्यू ही बच जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बोलती है कि डेल सिग्मा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब डेल सिग्मा को जीरो कर देते हैं तो ये जो कंडीशन बची है हमारी वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो देखो, तो यहाँ से क्या होगी, इक्वेशन नंबर 0 की इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 5। अब हमने लिखा वॉल्यूम V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, एंड अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेल V इज इक्वल टू होता है डेल V1 प्लस डेल V2, लेकिन डेल V होगा वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो यहाँ से क्या होगा, डेल V1 इज इक्वल टू माइनस का डेल V2 बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डेल V2 इज इक्वल टू माइनस का डेल V1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 में जैसे ही पुट करते हैं हम, तो वहाँ से डेल V1 को हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल सिग्मा अपॉन डेल V1 माइनस डेल सिग्मा अपॉन डेल V2 इस डेल जो V1 है वो नॉट इक्वल टू जीरो, बट हमें यहाँ से क्या इक्वल टू जीरो करना होगा, डेल सिग्मा अपॉन डेल V1 वाली कंडीशन को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। जब दोनों इक्वल करते हैं तो डेल सिग्मा अपॉन डेल V1 इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल V2 आ जाता है इक्वेशन नंबर 7। इफ वी डिफाइन ए क्वांटिटी पाई बाय द रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, ऐसे पाई अपॉन टाउ इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल V, एक रिलेशन को मिल गया। इस इक्वेशन रिलेशन को जब हम इक्वेशन नंबर 7 में डालते हैं तो हमें मिलता है पाई 1 अपॉन टाउ 1 इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन टाउ 2। तो हम क्या देखते हैं कि जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, द कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, और पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई 2। वेयर यहाँ पे जो पाई है वो क्या होता है, इसेंशियली करेक्टराइज होता है फॉर द यूजर प्रेशर के लिए। ठीक है, नोट देख लो छोटा सा, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी ई, एंड डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू होता है पी डी। देखो ये सब कुछ हमने पढ़ा है BSc में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। आप लोग अब मैच्योर हो चुके हो, MSc कर रहे हो, वो भी थर्ड सेम का है, तो इतना तो आपने पढ़ ही रखा है।
अब रिलेशन देखते हैं हम एस एंड सिग्मा के बीच में, तो क्या रिलेशन, एस इज इक्वल टू के सिग्मा। ये रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में सेकंड लेक्चर था तब समझाया था, ठीक है। पर से पूछना मत कि ये रिलेशन क्या है, आप फिर भी अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी। देन टी डी के सिग्मा, मतलब वो जो वैल्यू आई थी उसके अंदर एस की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करिए, यहाँ से क्या करेंगे हम, डी सिग्मा इज इक्वल टू, देखो जो के टी है उनको इन दोनों के बीच में डिवाइड नीचे भेज दिया हमने, तो वहाँ क्या बच गया, सिर्फ डी सिग्मा बच गया और वैल्यू ये आ गई। अब हम चाहते हैं पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, अगर एन बराबर 1 रख लेते हैं हम तो पी वी इज इक्वल टू आर टी बचता है, और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी हो जाएगा। तो हमने यहाँ से पी की वैल्यू रख दी आर टी अपॉन वी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी सिग्मा इज इक्वल टू आ गया डी ई अपॉन के टी प्लस आर अपॉन के डी वी अपॉन वी। देयरफॉर डेल सिग्मा अपॉन डेल वी और ई एन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से आर अपॉन के वी मिलता है, और पाई अपॉन टाउ इज इक्वल टू आर अपॉन के वी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई अपॉन टाउ है उसकी वैल्यू होती है डेल सिग्मा अपॉन डेल वी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या होती है, एन इज इक्वल टू होता है आर अपॉन के, जब आर अपॉन के एन की वैल्यू है उसको अगर हम पुट करते हैं यहाँ से तो हमें मिलता है पाई अपॉन टाउ इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और ये हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन टाउ, ठीक है। comparing above the equation with the equilibrium for the perfect case, तो पी वी इज इक्वल टू होता है एन के टी, यहाँ पर अगर एन के टी है तो यहाँ से देखो पी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू पी। ये पूरा जो पी वी इज इक्वल टू एन के टी है वो वाला कट कटा के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू पी। फोर्थ लास्ट बचा है हमारे पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम, इसमें सेम टू सेम वही करते हैं। देखो मैं बार बार में एक ही चीज़ नहीं बताऊंगी, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया ऐसे, उसके फिर दो सब्सटेंस लेते हैं हम S1 और S2, और उसको में आई थी एनर्जी और वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और ऐड हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड होएंगे इनका क्या करेंगे हम आंशिक वो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर लगाएंगे थर्मल और मैकेनिकल दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। जैसे ही लगाते हैं तो ई वाली कंडीशन और जो हमारी V1 वाली कंडीशन दोनों ही कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, N1 और N2 वाली कंडीशन बच जाएगी, ठीक है। जैसे ही N1 और N2 कंडीशन बनने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, डेल सिग्मा इज इक्वल टू 0 करते हैं, और ये जो टर्म बच गई है हमारी बात, डेल सिग्मा अपॉन डेल N1 और डेल N1 प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल N2 और डेल N2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो बच जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या होता है, आइसोलेट किया हमने, n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 कॉन्स्टेंट, देन डेल एन, यहाँ से क्या करें, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डेल एन इज इक्वल टू डेल N1 प्लस डेल N2 इज इक्वल टू 0। देखो जब हम वॉल्यूम वाले का बात करते हैं तो उस समय वॉल्यूम आएगा, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे डेल एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल एन इज 1 इज इक्वल टू माइनस का डेल एन 2 बचेगा। फिर इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल सिग्मा अपॉन डेल एन वन इज माइनस, ये सब कुछ वैल्यूज पुट करिए 0 के इक्वल हुआ, यहाँ से डेल एन वन को कॉमन लिया वापस से, ठीक है, और हमने वही सेम प्रोसेस किया तो हमें पता चला कि डेल सिग्मा अपॉन डेल एन है वो उसकी वैल्यू है माइनस का म्यू अपॉन टाउ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो μ1 इज इक्वल टू μ2, और इसी को म्यू यहाँ पे क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का लास्ट टॉपिक था, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, बाकी कल करेंगे हम किसके, ठीक है। आज के लिए बहुत, थैंक यू।